class of electrodynamics 2. In this class we will discuss the topic 7.2 electromagnetic induction. At first we will discuss the Faraday's law. In 1831, Michael Faraday reported on a series of experiments, including three that can be characterized as follows. जो तीन एक्सपेरिमेंट्स 1831 में माइकल फेराडे ने किए थे, उनमें से जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है उसने ये किया कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट लूप को रखा और फिर उसने एक लूप, एक क्लोज्ड लूप थी जिसके साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी, और ये जो रीजन है, जो शेडेड रीजन है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर ये लूप मौजूद है। जब इस लूप को खींचा जाता है राइट साइड पे, तो इस लूप के अंदर ये देखा गया कि इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। जैसे ही लूप की मोशन को ख़त्म करते हैं, लूप की वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तो ये देखते हैं कि करंट भी ज़ीरो हो जाता है। लेकिन जैसे ही लूप की वेलोसिटी नॉन ज़ीरो होती है, यानी आप लूप को मूव करवाना शुरू करते हैं लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे की तरफ, इस लूप के अंदर करंट पैदा होना शुरू हो जाता है। ये पहला एक्सपेरिमेंट था कि पुल्ड आ लूप ऑफ वायर टू द राइट थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, ए करंट फ्लोड इन द लूप। फिर उसने एक्सपेरिमेंट 2 किया, ही मूव द मैग्नेट टू द लेफ्ट होल्डिंग द लूप स्टिल, अगेन अ करंट फ्लोड इन द लूप। दूसरा एक्सपेरिमेंट के इस मैग्नेट को उसने लेफ़्ट की जानिब मूव कराया, तो फिर भी लूप में से करंट पैदा हुआ। तीसरा एक्सपेरिमेंट उसने कौन सा किया कि उसने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया। मैग्नेटिक फील्ड को मूव नहीं कराया और लूप को भी मूव नहीं कराया, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाया, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को चेंज करवाया। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, तो अगेन लूप के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट्स थे। इन 3 एक्सपेरिमेंट से फैराडेज लॉ वजूद में आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। किस तरह से कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से करंट का इंड्यूस हो जाना, ये आज के दौर में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, क्योंकि आज के दौर में जितने भी जनरेटर्स हैं, जितनी भी टरबाइन्स हैं, हाइड्रो पावर्स हैं, वहाँ पर ये इसी फ्लक्स को चेंज करके उसमें करंट पैदा किया जा रहा है। तो असल बात ये है कि यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट में हमने जस्ट लूप को मूव करवाया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने मैग्नेट को मूव करवाया, तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को चेंज किया। लेकिन हम देखते हैं कि तीनों केसेस में क्या हुआ, तीनों केसेस में ये हुआ कि करंट पैदा हो गया। असल में हो क्या रहा है, असल में जो है फ्लक्स चेंज हो रहा है। फर्स्ट केस में भी फ्लक्स चेंज हुआ लूप के अंदर से, सेकंड केस में भी जब मैग्नेट मूव किया तो लूप का जो एरिया था वो कम हुआ, जिसकी वजह से जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा था वो एरिया कम हुआ, जिसकी वजह से फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस हो गया। फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो गया। और यहाँ पर जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था, इस थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड को यानी इसकी मैग्नीट्यूड को चेंज किया,
मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही चेंज करते हैं तो उसकी वजह से भी फ्लक्स चेंज होता है। तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ दरअसल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो कि ये वो एनर्जी है जो चार्ज कैरियर्स को प्रोवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से चार्ज कैरियर्स किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम इस तरीके से भी पैदा कर सकते हैं, इन 3 मेथड्स के ज़रिए भी। इसके अलावा जो जैसा कि बैटरीज़ में होता है कि बैटरीज़ के साथ किसी वायर को लगा दिया जाए तो बैटरीज़ में जो कनेक्टिंग वायर्स है उसमें से उस बैटरी की वजह से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो वो भी दरअसल जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा करने का तरीक़ाकार है। सो हम इसका जो मैथमेटिकली इसको यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E इज़ इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, वेयर फाई इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स। डी फाई ओवर डी टी का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये E क्या चीज़ है? ये ई एम एफ है। ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कि जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा उतना ई एम एफ किसी वायर के अंदर ज़्यादा होगा। और ये नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि ये जो ई एम एफ इंड्यूस होता है और इसकी वजह से जो करंट पैदा होता है वो करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो जो सोर्स होता है जिसकी वजह से ये ईएमएफ पैदा हो रहा है उसको ये अपोज करता है। तो ये इसे हम बोलते हैं लेंज़ेज़ लॉ। ये नेगेटिव साइन इसी अपोजिशन की वजह से है। इसको मैं मज़ीद आके एक्सप्लेन करता हूँ। द थिंग दैट रियली मैटर्स इज़ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द लूप। असल चीज़ ये है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कैसे चेंज हो सकता है कि लूप और मैग्नेट के दरमियान में कोई रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, यानी या तो लूप मैग्नेट के लिहाज से मूव कर रही हो या मैग्नेट लूप के लिहाज से मूव कर रहा हो। दोनों सिचुएशन में लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इफ़ द लूप मूव्स इट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स दैट प्रोड्यूसेस द ईएमएफ इन द लूप। हमने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में देखा कि लूप मूव करती है। अब यहाँ पे ये देखें कि ये लूप मूव करती है। जब लूप मूव करती है तो उस वक्त मैग्नेट इस वायर के अंदर जो चार्जेस हैं वो मूव करते हैं। जब वायर के अंदर चार्जेस मूव करते हैं और वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हैं तो इस केस में चार्जेस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। किस डायरेक्शन में लगेगी वो हम देख सकते हैं कि अब चार्जेस की वेलोसिटी इस तरफ है। जब आप लूप को इस तरफ खींचते हो तो चार्जेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर डाउनवर्ड है तो हम जानते हैं क्यू वी क्रॉस बी ये फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो वी से बी की जानिब अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, यानी वी इस तरफ है और बी डाउनवर्ड अगर है तो वी से पहले वी की जानिब अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेट रखो और बी की जानिब अपने फिंगर्स को कर्ल करो। एक्सटेंडेड थंब की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, यानी इस तरफ जो है फोर्स लगेगी, चार्जेस पर जो फोर्स लगेगी वो डाउन टू अप लगेगी, जिसकी वजह से जो लूप के अंदर जो चार्जेस होंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे और इस वजह से इस लूप के अंदर करंट पैदा होना शुरू कर देगा। क्योंकि जब ये चार्जेस ऊपर की जाने मूव करेंगे तो ये ऐसे मूव करते हुए ऐसे इस तरह से मूव करेंगे इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, बट इफ़ द लूप इज स्टेशनरी द फोर्स कैन नॉट बी मैग्नेटिक वन। अगर लूप स्टेशनरी है तो उस वक्त फोर्स मैग्नेटिक नहीं होती। What sort of the field exert a force
ऑन द चार्जेस एट रेस्ट। तो फिर उस केस में जो चार्जेस पर लगने वाली फोर्स है वो कहाँ से आती है? वेल, इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो दूसरे दो केसेस हैं जिनमें लूप मूव नहीं करती। पहले केस में तो लूप मूव करती है, इन दो केसेस में लूप अपनी जगह स्टिल रहती है, यहाँ पे भी स्टिल रहती है। अब इस केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हम मूव कर रहे हैं, यानी मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन या इसकी जो है मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर लूप स्टिल है, जहाँ पे लूप स्टिल है वहाँ पर चार्जेस तो मूव नहीं कर रहे, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स चार्जेस पर कैसे लगती है? तो यहाँ पर फिनोमेना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस केस में ये है कि जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो ये रूल अप्लाई होता है कि लूप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है जब लूप में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। वेल, इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कैन से ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब किसी भी लूप में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उस लूप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। द EMF is equal to the rate of change of flux. E is equal to closed line integral of E dot dl। हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी जगह पे मौजूद हो तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल यानी उस लूप के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ले लें तो वो EMF के बराबर होता है। और ये EMF ये दरअसल वो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है जो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था। अब इस केस में चूँकि ये पोटेंशियल डिफरेंस एज अ सोर्स के तौर पे काम कर रहा है, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो सोर्स है इस करंट का, तो इस वजह से हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को EMF का नाम देते हैं। क्योंकि EMF दरअसल वो एनर्जी है जो कि सोर्स है चार्जेस को मूव करवाने का, जिसकी वजह से चार्जेस मूव कर रहे हैं। सो E इज़ इक्वल टू -d∅/dt। यहाँ पर भी फ्लक्स जो है के चेंजेस की वजह से EMF इंड्यूस होता है। यहाँ पर हमने जस्ट क्या लिखा है कि E की जगह पे हमने इस लाइन इंटीग्रल को डाला है, क्योंकि E एक पोटेंशियल डिफरेंस है और ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो सोर्स प्रोवाइड करता है लूप के अंदर, जिसकी वजह से चार्जेस मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में ये वाला रिलेशन है। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl इज़ इक्वल टू -d∅/dt इज़ इक्वल टू -d/dt। इसको हम बाहर निकालें, हम इसको फाई की जो वैल्यू है यानी इन टर्म्स ऑफ B डॉट dA हम इसको लिख रहे हैं। B डॉट dA किसी भी स्मॉल एरिया एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स है। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं उस पूरी सरफेस के ऊपर, तो उस पूरी सरफेस में से गुजरने वाला ये फ्लक्स है जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो देन E इज़ रिलेटेड टू चेंज इन द B बाय इक्वेशन। तो अब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इस ऊपर वाली इक्वेशन को कि ये चीज़ इसके बराबर है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl इज़ इक्वल टू माइनस इस d/dt को हम अंदर ले जाते हैं, B के ऊपर अप्लाई करते हैं, करली B/करली t डॉट dA। और जो इसकी ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ पर हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल जो है सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा और E की जगह पे डेल क्रॉस E यानी कर्ल आ जाएगा, कर्ल ऑफ E। सो इंटीग्रल कर्ल ऑफ E डॉट dA इज़ इक्वल टू माइनस
integral curly B over curly T dot dA. This is the Faraday's law in the integral form. ये जो हमारे पास ये है ये दरअसल Faraday's law है जो कि इंटीग्रल फॉर्म में. वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द डिफरेंशियल फॉर्म बाय अप्लाइंग द स्टोक्स थ्योरम. यहाँ पर जैसे हमने ये स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किया, अब यहाँ पे दोनों साइड पर सरफेस इंटीग्रल है ये कैंसिल हो जाएगा. सो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू कर्ली बी ओवर कर्ली टी. तो ये डिफरेंशियल फॉर्म है फेराडेज लॉ की. अब इस केस में फेराडे लॉ में अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी जगह पे ज़ीरो है तो वहाँ पर कर्ल ऑफ ई ज़ीरो हो जाएगा. तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक केस बन जाएगा, क्योंकि हमने देखा था चैप्टर नंबर 7 में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है, जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है जिसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है. तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के केस में या इलेक्ट्रिसिटी के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के केस में ऐसा नहीं होता. ये बी को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और उसका रिलेशन ये है जो कि हमें फेराडे लॉ देता है. अच्छा, यूनिवर्सल फ्लक्स रूल क्या है? यूनिवर्सल फ्लक्स रूल जैसा कि हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है. जो नेक्स्ट दो एक्सपेरिमेंट है यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 में, और जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था उसमें क्या था कि लूप में से फ्लक्स चेंज हो रहा है. दरअसल जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो भी फ्लक्स चेंज होता है, यानी सेकंड और थर्ड केस में भी फ्लक्स चेंज हो रहा है. और इसी तरह से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो यानी फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है. तो इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल फ्लक्स रूल के जब भी फ्लक्स चेंज होगा किसी भी लूप में से उस लूप के अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा. Whenever flux through the loop will changes, then EMF appears in the loop and that EMF is equal to minus d phi over dt. The two different phenomena in the Faraday's law. पहले जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, उसमें एरिया के चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है. जो सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि चाहे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो या चाहे एरिया चेंज हो, दोनों केस में फ्लक्स चेंज होता है और उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उस लूप के अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाता है और ईएमएफ के जनरेट होने की वजह से करंट पैदा हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द एग्जांपल 7.5. बहुत आसान सी एग्जांपल है. ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल मैग्नेट ऑफ लेंथ L and a radius A carries a uniform magnetization M parallel to its axis. It passes at the constant velocity v through a circular wire ring of slightly larger diameter. Graph the EMF induced in the ring as a function of time. तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह का एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट है और इस सिलेंड्रिकल मैग्नेट के अंदर मैग्नेटाइजेशन M मौजूद है. इस सिलेंड्रिकल मैग्नेट का जो रेडियस है वो A है और इसकी लेंथ L है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है. इस सिलेंड्रिकल मैग्नेट को इस रिंग में से गुजारा जाता है और जब इसको हम गुजारते हैं इस रिंग में से उस वक्त इस सिलेंड्रिकल मैग्नेट की वेलोसिटी v होती है. इस सिलेंड्रिकल मैग्नेट की मैग्नेटाइजेशन की ये वाली डायरेक्शन होने का यानी राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन होने का मतलब ये है कि
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे निकल रही हैं और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड हो रही है। गोया कि ये एक नॉर्थ पोल के तौर पे काम करता है और इस मैग्नेट का ये वाला हिस्सा यानी ये वाली जो एंड है, जो लास्ट वाली एंड है, ये साउथ पोल का रोल प्ले करती है। तो इस तरह से जब हम इसको मैग्नेट को मूव करवाएंगे इस लूप के करीब, तो इस लूप के अंदर फ्लक्स चेंज होगा और इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। और हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि सरफेस करंट कितना पैदा होगा। सरफेस करंट विल बी सेम एज द इंक्रीज ऑफ द सोलिनॉइड, क्योंकि अगर इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन है तो मैग्नेटाइजेशन की वजह से इसके अंदर सरफेस बाउंड करंट्स मौजूद होंगे। तो वो सरफेस बाउंड करंट्स कितने हैं उसका फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, K इज़ इक्वल टू M क्रॉस N कैप। M क्रॉस N कैप, N कैप क्या चीज़ है? ये एरिया की डायरेक्शन है और M ये मैग्नेटाइजेशन भी है और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, तो मैग्नेटाइजेशन की मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन लेट्स सपोज के V की जानिब है। हम इस डायरेक्शन को सपोज के Z डायरेक्शन ले लेते हैं, यानी जो राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन है वो Z डायरेक्शन है लेट्स सपोज। और M क्रॉस N कैप की कौन सी डायरेक्शन होगी? अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे बात करें, यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट है और इस पॉइंट पर जो एरिया की डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द पेज है। तो M से N कैप की जानिब अपने फिंगर्स को कर्ल करो तो एक्सटेंडेड थंब हमें K की डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, अपनी हथेली को इस जानिब रखते हैं और फिर अपनी फिंगर्स को टर्न करें ऊपर की जानिब, यानी N कैप की जानिब। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी यहाँ पर, यानी टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द मैग्नेट। तो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द मैग्नेट होगी K की डायरेक्शन, यानी सरफेस बाउंड करंट्स की डायरेक्शन। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इनवर्ड होगी और इस तरह से यहाँ पे ये देखेंगे तो सरफेस बाउंड करंट्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, यानी सर्कुलर शेप में सरफेस बाउंड करंट्स की डायरेक्शन होगी। तो ये सर्कुलर शेप जो है, अगर ये Z डायरेक्शन है तो ये सर्कुलर शेप फिर किस प्लेन में आएगी? ये XY प्लेन में आएगी। तो ये XY प्लेन में अगर डायरेक्शन है सरफेस बाउंड करंट की तो वो फाई की डायरेक्शन बनती है। तो इस वजह से हमने इसके साथ M फाई कैप, M इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटाइजेशन और फाई जो है ये डायरेक्शन है किस चीज़ की? सरफेस बाउंड करंट की। फीड इनसाइड द सोलिनॉइड इज सोलिनॉइड, ये सोलिनॉइड की तरह है, क्योंकि सोलिनॉइड के अंदर भी ऐसे ही होता है कि उसके अंदर जो फील्ड है वो मैक्सिमम होता है। तो सोलिनॉइड के अंदर का जो फील्ड है वो ये है μ0 NIZ कैप। तो इस तरह का जो इस एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी जो यानी इसके क्लोज जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो भी μ0 NIZ कैप होगी। N क्या चीज़ है? ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, यानी N/L। N से मुराद टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और L से मुराद लेंथ, यानी इस सोलिनॉइड की लेंथ, और N से मुराद इस सोलिनॉइड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो इस तरह से हम इसके जो इस मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको इन टर्म्स ऑफ सोलिनॉइड लिखते हैं N/L × I × Z कैप, क्योंकि अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो Z एक्सिस के अलावा है, इज़ इक्वल टू μ0। अब यहाँ पर A से, यानी इस मैग्नेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है
उससे मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आई ए बनेगा। आई ए क्या चीज़, किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि एक करंट लूप का में से गुज़रने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया, तो ये उस करंट लूप के मैग्नेटिक मूवमेंट को ज़ाहिर करता है। और अगर किसी सॉलिनॉइड के अंदर n टर्न्स मौजूद हों तो उसका जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा वो nm बनेगा। वेयर एज AL इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिनॉइड, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एरिया, तो ये वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड बनेगा। तो ये ओवरऑल ये फैक्टर NM/V ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, NM टोटल डाइपोल मूवमेंट को और V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डायमेंशंस बन जाएंगी टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो इज़ इक्वल टू म्यू नॉट M, क्योंकि मैं यहाँ पर M वेक्टर के तौर पे लिखा है कि यहाँ पे हमने M लिखा इनटू Z कैप। तो इस तरह से ये Z कैप जो है दरअसल ये मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन है, क्योंकि हमने ये डायरेक्शन Z की डायरेक्शन ली हुई है। तो इस तरह से हमने मैग्नेटाइजेशन वेक्टर लिखा। NI/L represents the total surface current per unit length is K. So B is equal to mu naught K Z cap। यहाँ पर चूँकि B जो है ये म्यू नॉट M के बराबर है और M यहाँ पे देख सकते हैं K इज़ इक्वल टू M फाई कैप। अगर इस K की मैग्नीट्यूड देखें तो वो M के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं म्यू नॉट K Z कैप, यानी इस M की जो मैग्नीट्यूड है ये M की डायरेक्शन Z कैप है और M की मैग्नीट्यूड की जगह पे हमने K लिखा। सो म्यू नॉट K Z कैप इज़ इक्वल टू म्यू नॉट M कैप, यानी वही चीज़ है। अब हम इसको मज़ीद इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। ये समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फैराडेज लॉ को समझने के हवाले से। फ्लक्स थ्रू द रिंग इज़ ज़ीरो व्हेन द मैग्नेट इज़ फार अवे, कि जब मैग्नेट इस लूप से दूर है तो उस वक्त फ्लक्स ज़ीरो है, लेकिन जैसे ही मैग्नेट इस लूप के करीब आता है तो उस वक्त इस लूप के अंदर से फ्लक्स गुज़रना शुरू हो जाता है। और मैक्सिमम फ्लक्स कितना गुज़र सकता है, वो फ्लक्स गुज़र सकता है B डॉट A जो है वो एरिया ऑफ लूप है और B इसमें से गुज़रने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट विद एरिया के साथ, और ये चूँकि एक ही डायरेक्शन में है तो इस वजह से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है और एरिया की डायरेक्शन भी यही वाली है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमने अभी देखा कि मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट M के बराबर है और एरिया किस चीज़ के बराबर है, चूँकि एरिया पाई A स्क्वायर के बराबर है। पाई A स्क्वायर ये वाला एरिया है ना, इस वाले एरिया से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा पाई A स्क्वायर। तो मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो सकता है वो कितना हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द लूप। तो एरिया ऑफ द लूप को यानी पाई A स्क्वायर को मैग्नेटिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैक्सिमम फ्लक्स गुजर सकता है। यानी जो मैक्सिमम फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है, वो ज़ीरो से यहाँ तक चेंज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एरिया ऑफ द लूप के हवाले से, लेकिन यहाँ पर A जो है वो एरिया ऑफ मैग्नेट है, सॉरी A जो है ये रेडियस ऑफ द मैग्नेट है। और इसको मैं पाई A स्क्वायर लेकर एरिया निकाल रहा हूँ, हालांकि एरिया ऑफ लूप होना चाहिए। तो ये एरिया ऑफ लूप ही है दरअसल, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहा गया है
कि ये जो लूप है ये इसका रेडियस और मैग्नेट का रेडियस ऑलमोस्ट क्लोज है। स्लाइटली लार्जर डायामीटर है, तो इस वजह से हम दोनों का रेडियस बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स चेंज होता है वो 0 से लेकर μ0m/a² तक। और इट ड्रॉप्स बैक टू द ज़ीरो एज द ट्रेलिंग एंड इमर्जेस, क्योंकि जब ये इसके अंदर से गुज़र रहा होता है मैग्नेट इस लूप के अंदर से, और जब इसकी ये जो लास्ट वाली एंड गुज़रेगी जिसको हम ट्रेलिंग एंड बोलते हैं, जब ये गुज़रेगी तो उस वक्त फ्लक्स डिक्रीज़ होगा, क्योंकि उस वक्त ये मैग्नेट इस रिंग से दूर जा रहा है। जब मैग्नेट रिंग से दूर जा रहा होगा तो फ्लक्स डिक्रीज़ करेगा, और उस वक्त मैक्सिमम फ्लक्स चूँकि ये वाला था, और इस मैक्सिमम फ्लक्स से ज़ीरो फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा और अगेन करंट इंड्यूस होगा। अच्छा, इसको इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है कि टाइम के साथ साथ ये फ्लक्स है, इस एक्सेस पर मैक्सिमम फ्लक्स ये है μ0m/a²। जैसे ही लूप के करीब मैग्नेट आता जाता है तो ज़ीरो से फ्लक्स बढ़ना शुरू हो जाता है, और फ्लक्स मैक्सिमम जो बढ़ सकता है वो ये μ0m/a²। ये वो वाली स्टेज है जब ये मैग्नेट इस लूप के अंदर दाखिल हो जाता है। जब मैग्नेट लूप के अंदर दाखिल हो जाता है, चूँकि मैग्नेट की स्पीड v है, तो वो v स्पीड के साथ इस लूप को क्रॉस करता है, तो वो कितना टाइम लगाएगा, L/v टाइम लगाएगा। यानी इस टाइम के दौरान ये मैग्नेट इस रिंग के अंदर रहता है, और इस टाइम के बाद जब ये मैग्नेट इस लूप से बाहर निकलना शुरू होगा तो उस वक्त फ्लक्स डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जब फ्लक्स डिक्रीज़ करेगा और तो उस वक्त जो लास्ट फ्लक्स होगा वो ज़ीरो फ्लक्स होगा। तो ये वो ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे ही मैग्नेट करीब आता है तो फ्लक्स कैसे चेंज होता है। तो फ्लक्स की वजह से जो EMF है वो कैसे पैदा होता है। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज है फ्लक्स का वो पॉजिटिव है, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है, लेकिन EMF और फ्लक्स का जो आपस में रिलेशन है वो दरमियान में एक नेगेटिव साइन भी है, यानी E = -d∅/dt। इस नेगेटिव साइन की वजह से ये जो रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव एक्सेस के अलावा जाएगा, यानी नेगेटिव फ्लक्स होगा। यहाँ पर अगरचे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो पॉजिटिव है, लेकिन EMF नेगेटिव होगा। तो और EMF कब तक जनरेट होगा, जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है इस दौरान, जब मैग्नेट रिंग के अंदर रहता है, तो उस वक्त किसी किस्म का EMF इंड्यूस नहीं होता, क्योंकि उस वक्त रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़ीरो होता है। और जहाँ पर फिर अगेन ये चूँकि फ्लक्स डिक्रीज़ कर रहा होता है तो ये चेंज होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही ये मैग्नेट रिंग के अंदर से पास कर जाता है तो उस वक्त चूँकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ करता है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज़ करता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ करता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वो नेगेटिव होता है, और इस तरह से जो EMF इंड्यूस होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि उस नेगेटिव साइन की वजह से EMF जो इंड्यूस होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये हम लिखते हैं इस तरह से। अब जो है फैराडेज लॉ एंड लेंज़ लॉ, यहाँ पर हम उस नेगेटिव साइन को थोड़ा डिटेल से डिस्क्राइब करना चाहते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इफ यू सी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेंज़ लॉ दरअसल वो लॉ है जिससे आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि करंट इस ऐसी लेंज़ लॉ के मुताबिक करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए जो कि
उस काज को अपोज करती है जो काज उसके अंदर फ्लक्स को चेंज करने का सबब बन रहा है। अब यहाँ पर कौन सा काज है, यहाँ पर दरअसल ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट की मूवमेंट है, ये काज है और इसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब इस मैग्नेट की मूवमेंट को ये करंट जो यहाँ पे इंड्यूस होगा वो इसको अपोज करेगा। अब जो यहाँ पर जो इस मैग्नेट के अंदर जो बाउंड करंट्स की डायरेक्शन है वो अगर हम देखें, जैसा कि इसको हमने एक सोलेनॉइड लिया है, सोलेनॉइड के केस में अगर मैग्नेट की या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली हो तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो ये वाली होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम लेफ़्ट साइड से देखें तो करंट की डायरेक्शन इसके तमाम टर्न्स में से एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इस एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से जो मैग्नेट है उसका ये वाला साइड नॉर्थ पोल बन जाता है। तो अब यहाँ पर जो करंट इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन ये वाली होनी चाहिए कि ये वाली साइड भी नॉर्थ पोल बने, क्योंकि मैग्नेट जो है ये मूव कर रहा है क्लोज टू द लूप। तो अब इस मैग्नेट की मोशन को इस लूप ने लेंज़ेस लॉ के मुताबिक अपोज करना है। तो अपोज करने के लिए ज़रूरी है कि इसकी जो अंदर वाली साइड है वो भी नॉर्थ पोल बने, ताकि इसके नॉर्थ पोल को ये वाला नॉर्थ पोल अपोज करे, क्योंकि सेम जो पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल कैसे बनेगा, हम राइट हैंड रूल लगाएं। यहाँ पर राइट हैंड रूल में एक्सटेंडेड थंब को हम इस डायरेक्शन में रखें, यानी नॉर्थ पोल की जानिब, और अपने फिंगर्स को कर्ल करें तो लेफ़्ट साइड से आप देखें तो ये वाली डायरेक्शन बनेगी। ठीक है। इस लूप में जो करंट इंड्यूस होता है इसकी राइट साइड पर लूप के इस करंट की वजह से नॉर्थ पोल बनता है, जो मैग्नेटाइजेशन के इस नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, यानी इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करता है। अब मैग्नेट यहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स महसूस करेगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो इंड्यूस करंट है, जो कि अगर हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड से देखें तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये इंड्यूस करंट इस मैग्नेट की मोशन को अपोज करता है। और इसी तरह से जब मैग्नेट इस रिंग के अंदर दाखिल हो जाता है तो वहाँ पे चूँकि फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, फ्लक्स चेंज नहीं होता। जब फ्लक्स चेंज नहीं होता तो लूप के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट है वो ज़ीरो हो जाता है। और इसी तरह से जब इसकी ट्रेलिंग एंड, यानी ये वाली जो लास्ट वाली एंड है वो इस रिंग से गुजर जाती है, तो उस वक्त क्या होता है कि अब ये ट्रेलिंग एंड जो है, यानी लास्ट वाली एंड जो है, ये दूर जा रही होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा होता है, जैसा कि इस ग्राफ में शो किया गया है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता है तो चेंज ऑफ फ्लक्स नेगेटिव होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और EMF पॉजिटिव होगा, बिकॉज E इज़ इक्वल टू -d∅/dt। तो इस तरह से जो है इस सिचुएशन में जो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है इस तरह से हो कि क्योंकि आप मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो रिंग से, तो ये मैग्नेट की ये मोशन भी अपोज होनी चाहिए। ये मोशन कैसे अपोज हो सकती है जब आप दूर लेके जा रहे हैं कि ये रिंग जो है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करे। तो ये अट्रैक्ट उस वक्त करेगा जब यहाँ पे यानी इस साइड पर ये साइड चूँकि है साउथ पोल, जब आप इस मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हों तो उस वक्त ये मैग्नेट की ये वाली साइड यानी ट्रेलिंग एंड चूँकि साउथ पोल है, जब आप दूर लेके जा रहे हों तो यहाँ पे इस रिंग के राइट साइड पर यानी इस तरफ नॉर्थ पोल बनना चाहिए। इस वजह से आप जो है ना ऐसा करें कि अपने थंब को इस डायरेक्शन में रखें, यानी लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में, और अपने फिंगर्स को कर्ल करें
जब आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो फिंगर्स की डायरेक्शन ये वाली बनेगी ऐसे। ये वो वाली डायरेक्शन है, अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होना चाहिए, तब जाकर ये साइड नॉर्थ पोल बनेगी जब आप मैग्नेट को दूर लेके जा रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में भी ये लूप या ये रिंग मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मैग्नेट की ये वाली जो ट्रेलिंग एंड है वो साउथ पोल है, और इस रिंग की जो राइट साइड है वो नॉर्थ पोल बनेगी। नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से जब आप मैग्नेट को दूर लेके जा रहे होंगे ट्रेलिंग एंड मैग्नेट की वो अट्रैक्ट होगी इस रिंग की जानिब, और इस जब आप इस मैग्नेट को इस रिंग के अंदर दाखिल कर रहे होंगे, इस सिचुएशन में ये रिंग इस मैग्नेट को रिपेल करेगा। तो गोया कि दोनों सूरतों में अपोजिशन होगी, मैग्नेट की मोशन को अपोजिशन होगी, क्योंकि लेंस लॉ ये कहता है कि हमेशा जो इंड्यूस करंट है वो इंड्यूस करंट उस कास को अपोज करता है जो कास इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये आप ये सेंटेंस देखेंगे बुक में कि नेचर अबहॉर्स अ चेंज इन फ्लक्स, के चेंज ऑफ फ्लक्स को नेचर जो है इससे नफ़रत करती है, नेचर जो है वो इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहती। तो गोया कि ये इसके पीछे जो रीज़न है दरअसल वो ये है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये दरअसल उसको ओबे कर रहा होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है कि आप जितनी जो है एनर्जी देंगे इनपुट के तौर पे, उतनी आउटपुट के तौर पर आप एनर्जी ले सकते हैं, या उससे कम एनर्जी ले सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आप इनपुट एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक मोशन की सूरत में, यानी मैग्नेट के मोशन की सूरत में दे रहे हैं, और आउटपुट एनर्जी कौन सी ले रहे हैं, जो इंड्यूस करंट की सूरत में वो एनर्जी ले रहे हैं। तो अगर आप इंड्यूस करंट बग़ैर किसी अपोजिशन के ले लें तो गोया कि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को तोड़ रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो ओबे होना चाहिए, ताकि जो है जितनी आप एनर्जी दें उतनी या उससे कम एनर्जी लें। कम एनर्जी उस वक्त कि जब फ्रिक्शन की सूरत में बाकी एनर्जी ज़ाया हो जाए, तो उस वक्त आप कम एनर्जी हासिल करते हो, ठीक है। आगे है एग्जांपल 7.6 द जंपिंग रिंग डिमॉन्स्ट्रेशन। इफ़ यू वाइंड a solenoidal coil around an iron core, place a metal ring on top and plug it in. The ring will jump several feet in the air. Why? क्योंकि ये इस तरह की हमारे पास एक सोलिनाइड है, और इस सोलिनाइड के ऊपर जो है इस तरह की एक वाइंडिंग लगी हुई है सोलिनाइड के ऊपर। जैसे ही आप इस सोलिनाइड के अंदर से ये करंट फ्लो करवाते हैं, तो इस सोलिनाइड के अंदर एसी करंट के फ़्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज होगा। अगर कोई आप इस सोलिनाइड के ऊपर यहाँ पर कोई एक रिंग रख दें तो वो फ्लक्स इस रिंग के अंदर से भी चेंज होगा। जैसे फ्लक्स रिंग के अंदर से चेंज होगा, तो अगर ये नॉर्थ पोल बना है तो इसकी जो रिंग की जो नीचे वाली साइड है वो भी नॉर्थ पोल बनेगी। इस नॉर्थ पोल की वजह से रिपल्शन होगी, और रिपल्शन की वजह से ये रिंग जो द न्यू फील्ड विल बी इन सच अ डायरेक्शन इट टेंड्स टू कैंसल द ओरिजिनल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलिनाइड। कि यहाँ पे जो रिंग की वजह से जो फील्ड है, अगर रिंग के नीचे वाली साइड साउथ पोल है और इस मैग्नेट की ऊपर वाली साइड भी फिर साउथ पोल होगी, तो जब ये दोनों ये अगर ये साउथ पोल है तो ये फील्ड इनवर्ड होगा, इस मैग्नेट के इनवर्ड होगा, और इस रिंग का अगर नीचे वाली साइड साउथ पोल है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में इस रिंग का फील्ड होगा। दोनों फील्ड्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे।
इस वजह से ये फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, और ये लेंसेज लॉ की वजह से है। और अगर इस रिंग के ऊपर वाली साइड पर करंट की डायरेक्शन ऐसी है, क्योंकि एसी करंट फ्लो कर रहा है, तो कभी ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो कभी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो अगर इस करंट की डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर नॉर्थ पोल बना है, नॉर्थ पोल की मीनिंग ये है कि फील्ड जो है वो आउटवर्ड है, यानी बाहर की जानिब है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फील्ड होगा। और इस रिंग की नीचे वाली साइड पर जो फील्ड बनना चाहिए, फिर इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनना चाहिए, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब बनेगा तो फिर इस रिंग के नीचे वाली साइड नॉर्थ पोल बनेगी और ये भी नॉर्थ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये रिंग रिपेल होगा और इस रिपल्शन की वजह से ये रिंग जंप करेगा। ये है जंपिंग रिंग डेमोंस्ट्रेशन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। Meet you soon in the next class. Okay, Allah Hafiz.